हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण तथा 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं या राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी उनके विषय में बताया था। आज हम लेंगे उदारवादी युग। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के मतानुसार इंग्लैंड हमारा राजनीतिक पथ प्रदर्शक है। हम इंग्लैंड से संबंध विच्छेद करना नहीं वरन एकीकृत होना चाहते हैं। स्थायी रूप से उस महान साम्राज्य के अंतरंग अंग बनना चाहते हैं जिसने शेष विश्व को स्वतंत्र संस्थाओं के आदर्श रूप प्रदान किए हैं। दादा भाई नारोजी ने भी कहा था कि आओ हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा कर दें कि हम अंग्रेज़ों के राजभक्त हैं। रहमतुल्लाह सयानी ने भी घोषित किया था कि अंग्रेज़ों से बढ़कर सच्चरित्र तथा सच्ची जाति इस सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं बसती है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया लिखते हैं कि जिस समय भारत के राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने पदार्पण किया उस समय वे अकेले थे। उन्होंने जो नीतियां अपनाई उनके लिए हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। किसी भी आधुनिक इमारत की नींव में 6 फुट नीचे जो ईंट, चूना और पत्थर गड़े हैं, क्या उन पर कोई दोष लगाया जा सकता है? क्योंकि वही तो आधार हैं जिस पर सारी इमारत खड़ी हो सकी है। तो पहले हम ले रहे हैं परिचय। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1885 से 1905 तक कांग्रेस की गतिविधियों पर उदारवादियों का प्रभुत्व बना रहा। इस काल में कांग्रेस की नीति अत्यंत उदार रही, अतः इस काल को उदारवादी युग कहा जाता है। उदारवादी क्रमशः सुधारों की नीति में विश्वास करते थे, इसीलिए उनके द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए ऊंची मांगें नहीं की गईं। अब है उदार राष्ट्रवादियों या उदारवादी युग के नेता। A.O. ह्यूम, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ये सभी उदारवादी युग के नेता थे और इनमें गोपाल कृष्ण गोखले निश्चित रूप से सबसे प्रमुख थे। अब ले रहे हम उदारवादियों की विचारधारा। तो पहली है ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। इसमें संदेह नहीं कि प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का संचालन करने वाले उदार राष्ट्रवादी उच्च कोटि के देशभक्त थे, लेकिन वे अपनी देशभक्ति के बावजूद ब्रिटिश शासन के बड़े प्रशंसक थे। ब्रिटिश राज्य के उपकारों के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव था और वे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति भी रखते थे। एनी बेसेंट ने भी कहा था, इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा मानने में गौरव का अनुभव करते थे। दूसरी विचारधारा है अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादियों को अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था और वास्तव में इस विश्वास ने ही उनमें राजभक्ति की भावना को जन्म दिया था। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के अनुसार उदारवादी नेता इस बात पर विश्वास करते थे कि अंग्रेज़ स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं तथा यदि उन्हें भारतीय दृष्टिकोण का सही ज्ञान करा दिया गया तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे। तीसरी विचारधारा है ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना। अधिकांश प्रारंभिक राष्ट्रीय नेता पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे और उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन ने अंग्रेज़ी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात और संचार की व्यवस्था और स्थानीय स्वायत्त शासन के रूप में हमें एक प्रगतिशील सभ्यता प्रदान की है। ब्रिटिश शासन ही आंतरिक अशांति और बाहरी आक्रमण से भारत की रक्षा करने में समर्थ है। अगली विचारधारा है क्रमिक सुधारों में विश्वास। उदारवादी राजनीतिक क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास की धारणा में विश्वास करते और इन तथ्यों से परिचित थे कि एकदम ही प्रतिनिध्यात्मक शासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तत्कालिक रूप में वे प्रशासन में आवश्यक सुधारों, विधायी परिषदों, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं और रक्षा सेवाओं में सुधार से ही संतुष्ट थे और वे क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। अब है उदारवादियों का लक्ष्य राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति। उदारवादी नेता यद्यपि सुधार में विश्वास करते थे, लेकिन इन
वैधानिक सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना चाहते थे। अब उदारवादियों की कार्य पद्धति। पहली, संवैधानिक साधनों में विश्वास। उदारवादी हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे। वे संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। दूसरा, वैधानिक सुधार। उदारवादियों द्वारा वैधानिक सुधार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों का मार्ग अपनाया गया था। तीसरा, राजनीतिक भिक्षावृत्ति। राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम उदारवादियों को आलोचकों ने दिया था। इन उदारवादियों को क्रांति या आंदोलन की अपेक्षा निवेदन की पद्धति में अधिक विश्वास था। नेक्स्ट है पाश्चात्य सभ्यता के प्रबल समर्थक। उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति के प्रबल समर्थक थे। वे बर्क, मिल, मैकाले, स्पेंसर आदि के विचारों से बड़े प्रभावित थे। उन्हें पाश्चात्य विचारकों से ही स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र आदि के विचार ग्रहण किए। अब ले रहे हैं हम उदारवादियों की मांगें। तो उसमें है प्रशासनिक सुधारों की मांग उनके द्वारा की गई थी। पहली है धारा सभाओं का निरंतर विस्तार हो जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सम्मिलित हो। सेकंड है इंडियन काउंसिल को समाप्त किया जाए। थर्ड, केंद्रीय तथा प्रांतीय धारा सभाओं में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। फोर्थ, सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों को अधिक संख्या में लिया जाए। फिफ्थ, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए भारत में भी व्यवस्था की जाए तथा इन सेवाओं में प्रवेश की आयु बढ़ाई जाए। सिक्स्थ, औद्योगिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। सेवेंथ, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए तथा न्याय व्यवस्था पर ज्यूरी का अधिकार हो। एट्थ, शासन तथा सेना का खर्च कम किए जाएं। नाइन्थ, भारत सचिव की काउंसिल में तथा प्रीवी काउंसिल में भारतीयों को स्थान दिया जाए। टेंथ, किसानों पर लगे हुए भूमि कर में कमी की जाए। 11th, जनता पर लगे हुए करों में भी कमी की जाए। 12th, कृषि के विकास के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाए तथा कृषि बैंक की स्थापना की जाए। 13th, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की रक्षा की व्यवस्था की जाए। और 14th, प्रेस पर नियंत्रण कम कर उसे अधिक स्वतंत्र किया जाए। ये थी उदारवादियों की मांगें। अब ले रहे हैं हम उदारवादियों की उपलब्धियां या उनके अचीवमेंट्स। पहला, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना। उदारवादियों ने भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सांप्रदायिकता, प्रांतीयता का विरोध किया और राष्ट्रीयता का प्रचार किया। उन्होंने देश की प्रमुख समस्याओं पर विचार करने के लिए एक रंगमंच तैयार किया और समस्त भारतवासियों को राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार की त्रुटियों को प्रकट करना। उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार की त्रुटियों का पर्दाफाश किया। उन्होंने सरकार की दमनकारी और शोषणकारी नीति की आलोचना की। दादा भाई नारोजी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार की धन निष्कासन की नीति को भारत की निर्धनता के लिए मैं उत्तरदायी मानता हूँ। नेक्स्ट है उपलब्धियों में ही भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। उदारवादियों ने जनता को स्वशासन, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच तैयार किया और देश की प्रमुख समस्याओं पर एक प्रबल जनमत भी तैयार किया। नेक्स्ट उपलब्धि है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। यद्यपि उदारवादियों के द्वारा स्वयं गंभीरतापूर्वक स्वतंत्रता की मांग या इस हेतु कोई आंदोलन नहीं किया, लेकिन एक पृष्ठभूमि अवश्य तैयार की जिसके आधार पर ही भविष्य में स्वतंत्रता हेतु विभिन्न आंदोलन किए जा सके हैं। श्री के.एम. मुंशी लिखते हैं, यदि पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस के रूप में एक अखिल भारतीय संस्था देश के राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत न होती तो ऐसी अवस्था में गांधी जी का कोई भी आंदोलन सफल न हुआ होता। नेक्स्ट उपलब्धि है उनकी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। उदारवादी के प्रयासों के फलस्वरूप 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। यद्यपि यह अधिनियम भारतवासियों की
आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर सका, परंतु फिर भी यह भारत में प्रतिनिधित्वात्मक मूलक संस्थाओं के विवरण की दिशा में पहला कदम था। प्रतिनिधित्वात्मक मूलक संस्थाओं के विकास की दिशा में पहला कदम था। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं, उदार राष्ट्रवादियों द्वारा अपनाई गई वैधानिक पद्धति प्रभावदायक नहीं थी। 1918 तक उनकी अनेक प्रार्थनाओं याचनाओं के बावजूद भी ब्रिटिश शासन ने उनकी नितांत उचित एवं वैध मांगों के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई थी। उन्होंने जिन साधनों का प्रयोग किया वे अत्यंत साधारण कोटि के थे तथा ब्रिटिश शासन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। उग्रवादियों के द्वारा उदारवादियों के साधनों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का अपमानजनक नाम भी दिया गया था। गुरमुख निहाल सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने आरंभ में लोगों में राष्ट्रीय जागृति, राजनीतिक शिक्षा तथा भारतीयों में संगठन की भावना उत्पन्न करने का कार्य किया और लोगों में सामान्य राष्ट्रीय चेतना जागृत की। फिरोज शाह मेहता के मतानुसार इंग्लैंड और भारत का संबंध इन दोनों देशों और समस्त विश्व की आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। तो ये थे उदारवादी युग की नेता, उनके प्रमुख मांगे, उनकी उपलब्धियां, उनकी कार्य पद्धति।